अवध ओझा सर एक सोच है। आपको लगता है वो इंसान है? नहीं, वो एक सोच है। मैं बहुत साल से, लगभग 15-16 साल हो गया एसोसिएटेड विद दिस पर्सन। आज एबीसी बना ओझा सर की वजह से। ये थॉट उनका है, अप्रोच बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट का। ओझा सर एक सोच है, एक रेवोल्यूशन है। अगर ओझा सर नहीं रहते तो मेरी जिंदगी पे रेवोल्यूशन कभी नहीं आता, और मेरी जिंदगी पे रेवोल्यूशन आया, इसीलिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे रेवोल्यूशन आया। तो ओझा सर फिर से कह रहे, एक सोच है। आप इज अ न्यू थॉट, इज अ न्यू लुक, अ न्यू रेवोल्यूशन इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। भारत का जो बेस है शिक्षा, इसका एक नया नया रेवोल्यूशन ओझा सर ला सकते हैं। तो ओझा सर, मैं इस मैं बहुत बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूं ओझा सर से। और मैं आपको बात ये कह रहा हूं कि I've never seen such a internally powerful man like ओझा सर। मैंने नहीं देखा आज तक। बहुत ही इंसान शक्तिशाली अंदर से इंसान है। इज अ फाइटर, इज अ रेवोल्यूशन। और आज के डेट में जिस दिन से मैं पहचानता था सर को, एक बजाज ब्रावो के स्कूटर चलाते थे वो, और वहां से आज सर ने जिस जगह पे पहुंचा, फ्यूचर भी आगे जाएंगे, ये सर बहुत कम लोग कर पाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप भी उनकी तरह बनिए, रेवोल्यूशन बनिए। और बिना ओझा सर के तो कुछ भी नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच। इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर। थैंक यू ओझा सर, स्पेसिफिकली थैंक यू फॉर मेकिंग मी चंद्रदीप सरकार। थैंक यू। नमस्ते सर। वेलकम टू एबीसी सर। एंड sir, actually, let me introduce sir to everybody. Actually, this man who is sitting beside me, मेरे पास जो बैठे हुए हैं, he's a legend. He's an inspiration to millions and millions of students all over India and Bengal. And for the first time, I feel myself very lucky that I have been part of this great organization called ABC Academy of Civil Services. And ABC has been successful in integrating Rabbani sir with us in this session. So actually, the story of ABC starts in Delhi, and Rabbani sir, the idea of ABC was first proposed by ओझा सर। ओझा सर ने पहली बार इस आइडिया को प्रपोज किया था, और दिल्ली में ABC शुरू भी हुआ था, और सर वॉज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। एंड आज ये ABC पूरी बंगाल में है। तो रब्बानी सर आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन के द्वारा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जितने भी डाउट्स हैं इस एग्जाम्स को लेके, मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स हम सॉल्व कर सके। और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स इन इंडिया। तो इनका जो भी रिकमेंडेशंस रहेंगे, जो लोग आप तैयारी कर रहे हो, समझ लेना कि ये वाणी है, मतलब इनको फॉलो करेंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर मतलब आप तैयारी कर रहे हो सरकारी एग्जाम्स के, स्पेशली सिविल सर्विसेज के, स्पेशली आईएएस के या स्टेट सर्विसेज के, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। सो लेट्स वेलकम रब्बानी सर टू द प्लेटफॉर्म। हेलो सर। हाय सर, एक्चुअली कुछ मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से इंक्वायरी करते हैं
कि थोड़ा बताइए सर, एक एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आया और बहुत लोग, स्पेशली बंगाल में हम लोग ये फेस करते हैं। सर, इस एग्जाम से ना, ये से लोग डरते हैं, मतलब फियर बहुत ज़्यादा है कि मैं नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, बहुत टफ एग्जामिनेशन है। तो मतलब स्टार्ट करने से पहले ही वो लोग डर जाते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि सर, इस डर को कैसे कम किया जाए? मतलब वो देखना भी नहीं चाह रहे, वो पहले ही डर जाते हैं। मतलब कैसे इस चीज को हल किया जाए, मोर एंड मोर पीपल को इस फील्ड पे लाया जाए और इनका डर फेज आउट किया जाए? थोड़ा अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत सही सवाल किया। इस डर के पीछे दो तीन कारण हैं। पहला ये कि जो हिंदुस्तान में हमारे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे पहले कोचिंग के लिए दिल्ली जाते थे। अब वहाँ पर जा कर के अचानक उनको एक बड़े लेवल का कोई कोचिंग मिलता था, उस लेवल की इंग्लिश, उस लेवल की लैंग्वेज, और अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे आते थे, तो डर जाते थे। कहीं से स्क्रैप से, शुरू से, ग्राउंड लेवल से कोई शुरू नहीं करता था। एक तो ये बात रही कि उनको गाइडेंस का अभाव मिला, नंबर वन। उनके दिमाग में एक दहशत बन गया बच्चों का, इसलिए लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसको ऐसा हाइप क्रिएट किया गया आईएएस कोचिंग को या इसकी तैयारी को, खास तौर से, विशेष तौर से वो लड़के जो दिल्ली से बाहर निकले तैयारी करके, जिनको पूरी तरह से गाइडेंस नहीं मिल पाया प्रॉपर, और या किसी कारण से सफल नहीं हो पाए, उन लोगों ने भी एक तरह से इस चीज को और एग्जेग्रेट किया। तो आपने इस छोटे से शहर में और जिस लेवल पे जो नॉलेज आप लोगों ने पाया, जो स्किल पाया, आप खुद एक दिल्ली में स्टूडेंट भी रहे हमारे और साथ में टीचर भी थे, दो दो बैच पढ़ाया आपने द एम्परर आईएएस एकेडमी में। तो यहाँ आने के बाद आपने क्या देखा? नंबर वन कि बच्चे काफ़ी दिग्भ्रमित हैं, नंबर टू गाइडेंस का अभाव है, और लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता था। लोगों के अंदर मन में एक हवा है, मतलब आईएएस के प्रति, और उस जीन्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की एबीसी और एबीसी से मिलती जुलती और भी अगर संस्थाएं पूरे इंडिया लेवल पे, इस लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे खुल जाती हैं, तो दिमाग से दहशत जाएगी। सब लोग बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन कहाँ कोई पढ़ पाता है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाया। या शुरू शुरू में जैसे ही उसने एडमिशन लिया किसी इंस्टीट्यूट में, एक बड़े लेवल का उसको दे दिया गया मटेरियल। अब वो देख के डर जाता है कि ओ माय गॉड, इतना पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इतना ढेर सारा इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। डिमांड कुछ और है इकोनॉमी के क्वेश्चंस की, और लोग ये ब्ला बुक, ये बुक, वो बुक, दुनिया भर की किताबें उसको बता दी। तो बच्चे के दिमाग में एक दहशत बन गया, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जल्दी कोई बात करता नहीं कि इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं, वो उस चीज़ को बच्चे फोकस नहीं कर पाए, और वो इस आमंडर में फंस जाते हैं। उस आडंबर में फंस के वो गलत निर्णय ले लेते हैं, और वो हवा धीरे धीरे बनता चला गया। एक तरह का एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर दिया इसने मार्केट में। तो इस लिहाज से मेरी अपनी व्यक्तिगत राय तो यही है कि इन आडंबर में ना फंसे और सही कोचिंग का चयन करें, और बेस से, जीरो से स्टार्ट करें। एनसीईआरटी उसके लिए एबीसी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अब जैसे एक एबीसी ने क्या किया, एनसीईआरटी ओल्ड और एनसीईआरटी न्यू, अब इसको इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया, और साथ में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी है कि जैसे भूवैज्ञानिक काल है, फिजियोलॉजिकल टाइम स्केल है, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, उन सब का कंपाइलेशन है, तो विथ इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, और सबसे बड़ी चीज की बंगाली लैंग्वेज में है। तो अब बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा इसको? अब उसके मन से दहशत खत्म होगी, हवा खत्म होगा। अगर यही चीज उसको जानकारी नहीं है, तो डायरेक्ट बच्चा स्टार्ट करेगा जो गिनी चुनी किताबें हैं, तो उमा कपिला पढ़ लिया इकोनॉमी के लिए, और किसी ने बता दिया कि भाई
लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो उसने लक्ष्मीकांत से स्टार्ट किया, उसको बेसिक चीज़ पता नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। तो इस कारण से ये एक मार्केट में एक निगेटिव परसेप्शन क्रिएट हुआ इस चीज़ को लेके। तो सर अब ये कह रहे हैं कि मटेरियल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस तैयारी से पहले। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है मटेरियल सिलेक्शन, राइट गाइडेंस एंड राइट मटेरियल। ये जो 2-3 पिलर अगर हम कहें सफलता की, तो सबसे पहला सही मार्गदर्शन का चयन, सही मार्गदर्शक लाइफ में अगर आप लकी हैं, अगर आपको सही मार्गदर्शन सही गाइडेंस मिल जाए, राइट कोचिंग, राइट गाइडेंस। सेकेंड वन इज राइट स्टडी मटेरियल, और तीसरी आपकी मेहनत। तो ये 3 चीज़ें आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के चयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अच्छा सर, और एक चीज और एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किताबें तो बहुत यूट्यूब में हजारों वीडियोस व्लॉग्स, कौन कौन से किताबें हैं क्या क्या है। मैं ये एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन को फॉलो कर रहा था। ये पढ़ते हैं मगर नोट्स नहीं बनाते, तो ये कितना इसेंशियल होता है? सेल्फ नोट्स बनाना कितना इसेंशियल होता है सिविल्स के लिए सर? ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी कोचिंगें जो हैं, जैसे आप लोग जैसे कर रहे हैं, अब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये करंट अफेयर की मैगजीन है आपकी, बच्चा अगर सपोज, हर कोई तो जानता नहीं, अगर उसके पास जिसके पास अवेलेबल नहीं है वो, तो वो क्या करेगा? तो इधर उधर भटकेगा। लेकिन जब हम उसको ये चीज़ें मिलेगी एबीसी एकेडमी में, और आपने क्या क्या हुआ इसमें, पूरे साल भर का निचोड़ है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और सपोर्टेड बाई कह सकते हैं कि योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल भी है इसमें। तो बच्चे को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, ये मटेरियल चाहे वो मटेरियल, गलत मटेरियल के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। तो एक तरह से ये रामबाण है ये बुक, और इसमें सब कुछ मेंशन है कि फर्स्ट पेपर में क्या है, कौन सा टॉपिक की सेकंड पेपर में कवर हो रहा है हमारा, कौन सा टॉपिक थर्ड पेपर में है, कौन सा टॉपिक जो है इथिक्स इंटीग्रिटी में कवर हो रहा है। तो इसलिए एक राइट गाइडेंस के साथ साथ, राइट कोचिंग के साथ साथ, आपको राइट मटेरियल के साथ साथ एक अप्रोच चाहिए होता है। और वो अप्रोच कोई भी नया बच्चा आप उसको बताएंगे करंट अफेयर, तो उसको सारी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती हैं। सारे न्यूज़पेपर जब नए नए बच्चा तैयारी करना शुरू करता है, तो उसको हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगता है। तो ये कौन बताएगा? तो ये सही अगर मार्गदर्शन उसको मिले, सही गाइडेंस मिले कि आखिर कौन से न्यूज़ को हमको पिक करना है, किस न्यूज़ को हमको छोड़ना है, ये इसमें वक्त लगता है, और ये अनुभव से ही ये चीज़ें आ पाती हैं। तो ये इसलिए इसमें एक सही मार्गदर्शक का चुनाव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इस बनने के लिए। सर और मैंने और एक चीज़ देखा है, जैसे आईएएस की तैयारी में या सिविल्स की तैयारी में या मेजोरिटी सरकारी नौकरी की तैयारी में, जैसे स्टूडेंट स्टार्ट तो करते हैं प्रिपरेशन, मगर वो फ्लो को मेंटेन कर नहीं पाते। तो जो लोग अंत में फ्लो को मेंटेन करते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। बिल्कुल। तो सर एक्चुअली क्या है कि जो फॉलो नहीं कर पा रहे, जो फ्लो मेंटेन नहीं कर पा रहे, जैसे हम लोगों ने एबीसी में कोशिश किया, हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट्स का पर्सनल लेवल पे स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ बनाना स्टार्ट किया। इससे काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर भी सर मैं आपसे एक राय लेना चाह रहा हूँ कि जो लोग जैसे घर पे अकेला बैठ के वो पढ़ाई करता है, उसके साथ कोई नहीं है, एंड उसका ये भी उसको श्योरिटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, और ऐसा सिचुएशन में, इस हालत में कौन सा चीज़ या कौन सा फैक्टर उसका ये प्रिपरेशन या ये फ्लो को मेंटेन करके रखे? तो ऐसा कोई सजेशन अगर आप कैमरा में सब लोगों को दे दे, तो हजारों लोगों को बहुत बेनिफिट होगी। ये प्रॉब्लम सर बहुत स्टूडेंट्स फेस करते हैं घर पे, जब वो अकेला बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं ना, 1 2 3 4 महीने चलो ठीक चलता है, उसके बाद 6वां 7वां महीने पे ना कुछ कुछ लोग डीमोटिवेटेड फील करते हैं, फ्लो नहीं कर पाते। तो थोड़ा अगर आप बता देंगे इसको साथ कैसे फाइट करना है इस चीज़ के साथ? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस एक टॉप क्लास सर्विस में आता है, अभी इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। वर्ल्ड के एक टफेस्ट एग्जाम इसको माना जाता है, राइट? अब इस तरह का परसेप्शन क्रिएट है। पूंजीवादियों ने, कैपिटलिस्ट ने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं सत्ता की उस हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं।
राजा का बेटा राजा ही बने। लेकिन सिर्फ यही एक रास्ता है जो सिविल सर्विसेज, जिसमें एक आम गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास के फैमिली जो वहाँ तक पहुँच सकता है। और ऐसे एक नहीं, अनगिनत ऐसे हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप सुनेंगे, पढ़ेंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बना, तो खेतीहर मजदूर का लड़का आईएएस बना, कोई लड़का एटीएम में नौकरी कर रहा है, गार्ड की मजदूरी कर रहा है और वो कल को आईएएस बना। तो सत्ता के टॉपमोस्ट शिखर तक, एपेक्स तक, वहां तक पहुंचने के लिए यही एक रास्ता बचा है, एग्जाम। दूसरी चीज, ये तो एक आईएएस का एक चार्म है, ग्लैमर है कि हर बंदा, हर बच्चा जो यहाँ ग्रेजुएशन करता है वो एक बार जरूर चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में आईएएस का या स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करें। हर किसी को इस राष्ट्र में, इस देश में हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन मसला ये होता है कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद वो डीमोटिवेट हो जाता है। उसके 2-3 कारण हैं। फिर से वही बात, जब बच्चा मोटिवेट कैसे होगा, किसी चीज़ के प्रति क्यों नहीं आकर्षित होगा? या तो उसको टफ लग रही है पढ़ाई, गाइडेंस सही नहीं मिल रहा है, या तो उसकी कंपनी खराब हो गई है, ठीक कंपनी नहीं मिल रहा, या तो उसको चीज़ें जो है समझ नहीं आ रही। तो इन सब कारणों से वो क्या होता है, बच्चा कि अपनी पढ़ाई से उसकी रुझान खत्म हो जाती है, उसका मन मस्तिष्क नहीं लगता, वो टूट जाता है, वो अपने ट्रैक से अलग हट जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास जो उपाय है, ये जो हमारे जेब में आज के डेट में जो मोबाइल है, तो मोबाइल एक बहुत अच्छा एक साधन भी है। इससे हम अपने रास्ते को, अपनी ऊंचाई तक पहुंच भी सकते हैं, और यही एक साथ में एक व्यर्थ का एक माध्यम भी, एक टाइम वेस्टेज का एक साधन भी बन सकता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस मोबाइल को किस प्रकार यूज करें। अगर उसी मोबाइल से हम सही टीचर का चयन करें, सही कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन करें, सही मार्गदर्शक का अगर हम चयन करें, ये हर विद्यार्थी के साथ होता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ होता है जिन्होंने मेंस निकाला हुआ है, प्रीलिम्स निकाला हुआ है। इवन यहाँ तक कि हमने ये चीज़ें ऐसी भी देखी हैं कुछ विद्यार्थियों के साथ कि ऑलरेडी एलाइड जॉब पा चुके हैं, ऑलरेडी सिलेक्शन पा चुके हैं, बावजूद एक जीवन में उनके साथ एक ऐसा फेज आता है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस वाले अटैम्प्ट में मेरा होगा कि नहीं, इस वाले अटैम्प्ट में मेरा रैंक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका सबसे सरल उपाय है कि अपना सर्किल सही रखें, और जो बोझिल मटेरियल से, अनवांटेड मटेरियल से दूर रहें, सही मार्गदर्शक का चयन करें, सही कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन करें, और मोबाइल का सही तरीके से प्रयोग करें। आज के डेट में लैपटॉप है, मोबाइल है, सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं कि आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। सर, और एक चीज़ बताइए, आपने कहा था दिल्ली में मुझे एक बार, बहुत बहुत दिन हो गए, बहुत पहले आपने कहा था एक बात कि सरकार एक बार मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी काम आएगी। तो सर आज मैं आप एक चीज़, सच में आपने जो पॉइंट कहा सर अभी, ये बहुत रियलिटी है कि कोई भी स्टूडेंट अगर एक बार मेहनत कर ले, उसको जॉब मिले ना मिले, उसका जिंदगी सर, एक देश का अच्छा नागरिक तो जरूर बन सकता है वो। हाँ, नागरिक अच्छा बन सकता है, कुछ अच्छा काम कर सकता है, अच्छा कमाई कर सकता है, मतलब उसका जिंदगी पे समस्या कम हो जाएगा। ओझा सर एक बात कहते थे दिल्ली में, तो 2 चीज इस भारत की नागरिक को करवाना चाहिए, एक 1 साल की इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और 1 साल की आईएएस की कोचिंग, ये मैंडेटरी होना चाहिए। तो आपके इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या राय है? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। आपके प्यारे मित्र भी तो है ओझा सर। अब जहाँ तक इसके पीछे एक फंडामेंटल फ्लॉ देखिए, गलती हमसे कहाँ हुई कि संविधान निर्माताओं ने, चूंकि देखिए हम लोग 300 साल दिल्ली सल्तनत, 300 साल मुगल और लगभग 300 साल अंग्रेज, 900 साल गुलाम रहे। तुरंत जैसे ही देश आज़ाद होता है, हमने फटाफट एक साथ फंडामेंटल राइट दे दिए लोगों को। तो आज़ादी तो हम, जो मानसिकता, जो माइंडसेट हमारी गुलामी की थी, स्लेवरी की थी, 900 साल तक हम गुलाम रहे, और यकायक अचानक रातों रात देश आज़ाद होता है और हमें सारी राइट्स एक साथ दे दी गई। अब सारी राइट्स एक साथ दे दी गई,
बाद में फंडामेंटल ड्यूटी हमें बताया जा रहा है। राइट्स हमें पहले दे दिया गया और ड्यूटी बाद में हमें बताया जा रहा है 20 सालों बाद। तो ये एक सबसे बड़ा कमी, एक कमी रही कि आज़ादी तो हमें मिल गई, हमें स्वतंत्रता भी मिल गई, बहुत सारे अधिकार भी, फंडामेंटल राइट्स भी मिल गए कई तरह के, लेकिन बाद में हम उनको ड्यूटी बता रहे हैं। टेक्निकली होना क्या चाहिए था कि पहले नागरिक का, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए था कि हमें ड्यूटी हम निभाते राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति एक अच्छा नागरिक हम अपने आप को शो करते। बाद में फिर हमें सरकार हमें फंडामेंटल राइट देती। बहरहाल अब जो हुआ सो हुआ, हमें राइट्स मिल गए, बाद में हमें ड्यूटी बताई जा रही, जिसके कारण से एक इनडिसिप्लिन का अभाव सदियों से रहा है, या एक इन्वायरमेंट कह लें इस देश का, और या अलग अलग जो सामाजिक आर्थिक परिवेश हैं हर राज्य के, तो और अलग अलग डेवलपमेंट के लेवल्स भी हैं राज्यों में। तो इन सभी कारणों से होता क्या है कि जो है आपके राइट्स अचानक मिल जाने के कारण हम अपनी ड्यूटी भूल गए। तो इस लिहाज से ओझा सर ने सही कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग दी जाए। ये बात बिल्कुल जायज़, जैसे इजराइल वगैरह में है या और भी कई राष्ट्रों में है। अब सरकार को हमें ड्यूटी के थ्रू ये बताना पड़ रहा है कि आप राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रीय झंडे का आदर करें। अब ये बताने वाली बात है, लेकिन चूंकि हमके आज़ादी पहले दे दी गई, राइट्स बाद में बताया जा रहा है, तो ये जबकि हमारे एक लाइफ की फिलॉसफी होनी चाहिए, हमारे एक सिस्टम का वो एक पार्ट होना चाहिए, इंसाइन पार्ट होना चाहिए हमारे बिहेवियर का, हमारे सिस्टम का। तो वो बात तो उनकी एकदम बिल्कुल जायज़ है। और दूसरी कि ये इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है आईएएस कि अगर कल इतने डेप्थ आप एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, इतने डेप्थ में आप स्टडी करते हैं हिस्ट्री का, देश का, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी का इतना अच्छे से आप स्टडी करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में इतनी अच्छी जानकारी होती, करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, तो कम से कम अगर वो आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाया, एक देश का अच्छा नागरिक बनेगा, एक देश का एक अच्छा राजनेता बनेगा। एक लड़की है किसी अन्य जगह दूसरे घर में जाएगी, शादी होगी, तो कम से कम वो अपने बच्चे को अच्छा परवरिश दे पाएगी। तो इन सब कारणों से ये बहुत ही नितांत आवश्यक है, और हर व्यक्ति को जो इस देश में ग्रेजुएशन कर रहा है, कम से कम इस टॉप जॉब के लिए एक बार जरूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ यही एक है टॉप तक पहुंचने का, यही एक रास्ता बचा हुआ आम आदमी के लिए। सर मैं बंगाल में आपको पता है दिल्ली में पहली बार एबीसी स्टार्ट हुआ, मैं पिछले 10 साल बंगाल पे काम कर रहा हूँ, और सर माई कोर फोकस वाज कि लोगों को बहुत कम पैसे में आईएएस की या स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर पाए। तो बंगाल पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है सर। सर यहाँ पे ना मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी गलत लेते हैं। क्या करते हैं सर, ये ना पहले, और ये उनका भी दोष अकेला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे मॉडल के लिए पढ़ाते हैं। सर पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़वाएंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए फिर मेंस के लिए पढ़वाएंगे, मेंस हो जाए जब इंटरव्यू का। तो आप थोड़ा अगर ऑडियंस स्टूडेंट्स को बता देंगे कि ये मतलब मैं तो बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, मैं बताता भी रहता हूँ सर क्लासेस में काफ़ी सारी बार कि मेंस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो। थोड़ा इसके बारे में आप अगर आप ऑडियंस को एक बार बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। बिल्कुल, हमेशा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि मेंस का सिलेबस को गो थ्रू होना चाहिए। आप इसको जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ऑडियंस को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मानसून का। अगर आप इस चीज़ को, मानसून को पीटी के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप क्या क्या फैक्ट याद करेंगे कि देश में सबसे ज़्यादा मानसूनल रेनफॉल कहाँ होता है, मानसून की कितनी ब्रांचेज हैं, मानसून की किस ब्रांच से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मानसून ब्रस्ट क्या होता है, ब्ला ब्ला। ये 4-5 फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स में घूम फिर के आते हैं। अगर इसी चीज़ को कायदे से अगर मैं मेंस के लिए पढ़ूं कि डिस्कस अबाउट द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून इन इंडिया, भारत में मानसून की यांत्रिकी और क्रियाविधि की चर्चा करें, तो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ी कि मानसून सामान्यतः 1 जून को भारत में आता है, मौसम राम सबसे ज़्यादा बारिश करता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से सबसे ज़्यादा बारिश होती है मिड गंगा प्लेन में।
तो हमारी सारी चीजें कवर हो गई कि नहीं उसमें। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए व्यक्ति को मेंस की पहले तैयारी करनी चाहिए। और भी इसको एक दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1857 का रिवोल्ट है, तो खुद जब हम लोग वो तैयारी करते थे तो क्या था भाई कि 1857 का रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कानपुर कानपुर में रिवोल्ट के किस अंग्रेज ने सप्रेस किया, झांसी में किसने सप्रेस किया, ब्ला ब्ला, ये दो चार चीजें थी। लेकिन अगर यही हमारा क्वेश्चन है कि कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उसमें सारी चीजें उसमें आ गई कि नहीं, वो सारी जो छोटे छोटे फैक्ट्स है उसमें आ गए। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एक इंटीग्रेटिव अप्रोच हो। ऐसा नहीं है कि कोई प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है और इंटरव्यू की तैयारी अलग होती है। इंटरव्यू की तो सच पूछिए तो तैयारी ही नहीं होती। अगर कायदे से किसी बच्चे ने अगर मेंस का थॉरली स्टडी किया है तो वो दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन हिज पर्सनालिटी, इन हिज और हर पर्सनालिटी। वो चीज़ें उसके व्यक्तित्व में समाहित होती हैं। तो आप सिर्फ यहाँ रट रहे हो कि फंडामेंटल राइट इतने हैं और सिर्फ आप ये रट रहे हो कि प्रियम्बल में किस जस्टिस की बात की गई, किस तरह के न्याय की, और प्रियम्बल कितनी तारीख को इम्प्लीमेंट किया गया, बस यही। ऐसा तो नहीं है कि अब उस प्रियम्बल की बातों को आपके दिल में वो बातें है कि नहीं, आपकी पर्सनालिटी में वो बातें, आपके करेक्टर में वो चीज़ें आ रही है कि नहीं। यही तो देखी जाती है इंटरव्यू में कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, देखते हैं कि हाँ ये बंदा एंटी सोशल तो नहीं है, ये तीन तरह के न्याय की, तीन तरह की जस्टिस की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में, तो उसके अंदर वो जस्टिस का है फीलिंग है कि नहीं। वहाँ थोड़े इंटरव्यू के लिए अलग से कोई तैयारी होती है या कोई अलग से जो है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वो तो जो मेंस में जो हमारा जितना अच्छा अप्रोच है, जिस तरह की हम पढ़ाई की, वो आपके रिफ्लेक्शन, आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये एकदम इंटीग्रेटेड अप्रोच है। गलत गाइडेंस में ना पड़े ऑडियंस, और गलत मेथड का, गलत स्ट्रेटजी का चुनाव ना करें। कभी ऐसा नहीं होता कि ये तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सहूलियत होती है कि हाँ भाई इतने फीस में ये प्रीलिम्स पढ़ लो, इतने फीस में ये मेंस पढ़ लो, इतने फीस में इंटरव्यू कर लो। अब दुनिया की कौन सी कोचिंग आपके जो आपके बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पर्सनालिटी को 20 साल, 22 साल, 23 साल की आपके जो व्यक्तित्व आप ढोते आ रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को, क्या हम 2-4 मॉक इंटरव्यू में हम आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं? कभी नहीं। बिहेवियर कान भी चेंज। साइकोलॉजी में कहा होता है आपके बिहेवियर को हम इतना आसानी से नहीं बदला जा सकता। तो वो आप 2-4-5 मॉक इंटरव्यू से कभी नहीं चेंज हो सकता। हो सकता है कि आप अलग अलग ऐसे ऐसे तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स का तोड़ के, मेंस का तोड़ के, इंटरव्यू की तोड़ की तैयारी कर रहे हैं। होगा क्या, मान लो खुदा ना खास्ते भाग भरोसे बाई लक, अगर तुक्काबाजी में अगर आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता, फिर आप कहाँ फंसोगे? मेंस से नहीं फंसना है, फिर से दोबारा से आप तैयारी करो। अगर इस तरह से टुकड़ों में तैयारी आप करो, आधे अधूरे मन से जा रहे हो एग्जामिनेशन में, मान लो प्रीलिम्स निकल भी जाता है, चलो खुदा ना खास्ते किसी तरह से आपने मेंस वेंस में किसी तरह पास कर, कहीं ना कहीं फिर जाके फंसोगे, आप इंटरव्यू में फंसोगे। तो बेहतर है कि एक टोटल इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, और इसको एक पूरी प्लानिंग के साथ, 1 ईयर प्रोग्राम है, कम से कम 1 ईयर से ऊपर लग जाता है इसमें कायदे से अगर देखा जाए तो। और एक 1 ईयर का अगर प्रोग्राम कोई बच्चा लेके चलता है अभी से, तो यकीनन सही गाइडेंस हो और सही स्टडी मटेरियल हो तो जरूर कामयाबी को हासिल करेगा वो। सर और एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है सर। आपके बहुत प्यारे मित्र हैं ओझा सर, और उनके आइडिया पे एबीसी बना। आज जो भी एबीसी का आप और ओझा सर की वजह से है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन बनता ही नहीं। तो सर आज एबीसी बरहमपुर में है, कलकत्ता में है, तो आप लोग के बिना तो ये बनता नहीं। तो अगर ओझा सर के बारे में 2 शब्द आप शेयर कर दे, तो हम भी चाहते हैं कि एक दिन ओझा सर आए यहाँ पे, जैसे आप आए। तो कोई 2-4 शब्द सर के बारे में, बिकॉज बिना सर के आप दोनों, यू आर द 2 पिलर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आज जो भी फिलॉसफी है इस इंस्टीट्यूट का, जो भी प्रिंसिपल्स है, ये आप दोनों की वजह से है। क्योंकि दिल्ली में जो आप लोगों से हम लोगों ने सीखा, वही बांट रहे हैं सर। और इतने कम फीस में हम लोग सर जो करते हैं काम, मतलब टेक्निकली वी वॉलंटियर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर अगर सर के बारे में 2-4 बात आप कैमरे में सबको बोल दें तो बहुत अच्छा होगा। आपके प्यारे गेस्ट मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड है कह सकते हैं। लोग
ओझा सर सिर्फ एक टीचर नहीं है। ओझा सर एक सिर्फ हिस्टोरियन नहीं है अथवा केवल वो हिस्ट्री के जानकार। ओझा सर एक फिलॉसफी है। ओझा सर एक क्रांति का नाम, और वो उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी थॉट है, वो मुर्दों को भी जिंदा करते हैं और एक देश में क्रांति लाने वाले। इस तरह की एक सामाजिक क्रांति, एक शैक्षणिक आंदोलन, जिस लेवल पे सर का थिंकिंग है और जिस लेवल पे सर सोचते हैं, और यही कारण है कि अपने आइडियाज को, थॉट को, कि देश में एक एजुकेशन क्रांति आए और इस तरह का माहौल पैदा हो, हर घर में शिक्षा पहुंचे और एक एक सुलझा हुआ, एक समझदार नागरिक देश में हो। इस कारण उन्होंने राजनीति का भी रास्ता अपनाया है और आने वाले समय में मैं आशा करता हूं उनके एक अच्छे भविष्य के लिए कि सर अगर राजनीति में, जब तक देखिए राजनीति में अच्छे लोग आएंगे नहीं तो देश का कल्याण भी नहीं होगा। तो सर जैसे अगर अच्छे लोग, सुलझे हुए लोग अगर आते हैं, राजनीति में आते हैं, अगर सफल होते हैं दिल्ली के चुनाव में, इलेक्शन में, और मेरी ये कामना है कि हमारे मित्र वहाँ तक पहुँचे, अगर दिल्ली के शिक्षा मंत्री बने, एक नई क्रांति का जन्म हो जिसके सूत्रधार ओझा सर हों। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओझा सर एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक जीवंत आदमी है और उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो फिलॉसफी है लाइफ के प्रति, जो दृष्टिकोण है, वो उस लेवल पे इंसान को, कि मतलब ग्राउंड से, जीरो से एकदम हाईएस्ट लेवल तक, वो उरूज तक पहुंचा सकता है वो इंसान को। तो मेरी तो कामना है कि सर इलेक्शन जीतें, जल्द से जल्द रिजल्ट आए और उस तक पहुंचे, उस लेवल तक। थैंक यू सर। वेलकम। फर्स्ट टाइम आप वेस्ट बंगाल आए और फर्स्ट टाइम बरहमपुर में आए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि सर आए, और ये मौका शायद ज़िंदगी में पता नहीं कब मिले। मैं इनके साथ रहा हूँ काफ़ी टाइम दिल्ली में। मैं ऑडियंस को ये बात कहना चाहता हूँ ऑनेस्टली, आज जितने भी आप बड़े बड़े टीचर्स और यूट्यूबर्स जिनको भी देखते हो, आधे से ज़्यादा के मेन आर्किटेक्ट रूपानी सर। सर ऑनलाइन ज़्यादा नहीं आते, हर इंसान का अपना अपना सिस्टम होता है, कोई नहीं आता, कोई आता है, जैसे कोई एप्पल यूज़ करते हुए रेडमी। तो आज का समाज यूट्यूब से लोगों को ज़्यादा पहचानते हैं। वो भी बात ठीक है, हर कोई हर जगह पहुंच नहीं पाता, मगर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि मैं इनके साथ रहा हूँ। इन्होंने एक वक्त पे जब मुझे बहुत मदद किया, तो ओझा सर ने भी, मतलब ये दोनों लोग, ओझा सर और रब्बानी सर, इनके बिना तो मैं तब भी अंधा था, आज भी अंधा हूँ और फ्यूचर में भी रहूँगा। और ऑनेस्टली बता रहे हैं कि आज इट्स एन ऑनर, मतलब रब्बानी सर को हम ला पाए यहाँ पे। बहुत साल, 10 साल हमने प्लान किया था, 10 साल लगे सर इस चीज़ को करने में, 10 साल की मेहनत, 10 years। मैं ये डरता था इस बात से कि बुलाए तो किस बेसिस पे बुलाए, और फाइनली ही लैंड्स अप इन बरहमपुर पहली बार। तो ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा एक, मतलब आज रिपब्लिक डे है, आज सच में रिपब्लिक डे हो गया जिंदगी में। तो मैं ये कह रहा हूँ, लास्ट में आई कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दिस कि स्टूडेंट्स, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, दिलो जान से कीजिए, मेहनत जिंदगी पे एक बार कर लीजिए। और ये सर मुझे कहते थे, मैंने किया है और मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। आप भी अगर करोगे आपको भी इतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और थैंक यू सर, मतलब थैंक यू सर। अगर कोई स्टूडेंट को कोई भी डाउट वगैरह, क्वेरी वगैरह है, तो नीचे एबीसी का नंबर
आ जाएगा लिंक में या फुटेज में, केबीसी में कॉल कीजिए। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ भी, हमें आपको प्रॉमिस करते हैं हम बहुत ही अफोर्डेबल फीस में, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम आपको सारे दिल्ली का सारा जो टेक्नोलॉजी है जिससे लोग पढ़ते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। कि ये एक्चुअली जो फीस या जो भी फैसिलिटीज ओवीसी प्रोवाइड करता है एक्चुअली बहुत मिनिमल है, और आगे भी ये सेवा देते रहेंगे। रब्बानी सर जैसे लोग जब तक है इस दुनिया पे, ये देश के एसेट है, पूरी भारत के एसेट है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, कोटि कोटि में एक लोग होंगे ऐसे, ओझा सर जैसे लोग, रब्बानी सर जैसे लोग। और मैं भी शुभकामना रखता हूँ ओझा सर के इलेक्शंस के बारे में। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। जय हिंद, नमस्ते।